क्या हो गया था अचानक कि बीजेपी में जाना पड़ गया? ये संगठन नहीं था तो लूटना ही था। संगठन तो अब भी नहीं है। अब भी नहीं फिर है। हाईकमान इतना कमजोर क्यों हो रहा? 2019 में आपके हल्के की बात करूंगा, दुष्यंत चौटाला को 92,000 से ज्यादा वोट मिले थे और अब वो घट के 8,000 भी नहीं रहे, फिर भी आप लोग नहीं जीत पाए, सिर्फ 32 वोटों से हार। ये इसमें कहाँ गई वोट? मैंने बता दिया ना, श्रीमती सोनिया गांधी के पास गया और उन्होंने मेरे को कहा कि तुम 3 दिन रुको। ये जब नहीं कहा आपने, जब चुनाव चल रहे थे, शैलजा जी गायब थी, हुड्डा साहब ने मनाने की कोशिश नहीं की, बहुत सारे ऐसे लोग थे आपकी पार्टी के बागी कि आपकी पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ ही खड़े थे। बीजेपी में नहीं रह सकता। लेकिन बीजेपी ने आपके मान सम्मान में तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आपको राज्यसभा में भेजा, पहले से थे आप, 2 बार भेजा, 2 बार मंत्री बनाया आपको। तो आप मान सम्मान बीजेपी ने दिया, कोई मुफ्त में तो नहीं दिया। तो और अब भी बता दूं मैं आपको कि जो आपके मन में ये है ना कि आप तो अभी भी राजनीति करने की सोचते होगे, तो जिस दिन मैं सोचूंगा ना तो रोहतक से सोचूंगा। अच्छा जी। हाँ। क्या कोई शख्स ऐसा हो सकता है जो आधी सदी से चुनावी राजनीति में सक्रिय रहे हों और प्रदेश से लेकर केंद्र में बड़े बड़े मंत्री पदों पर सुशोभित रहे और तकरीबन 42 साल तक कांग्रेस में, 10 साल भारतीय जनता पार्टी में, फिर से घर वापसी? हमारे साथ खास मेहमान हैं चौधरी बीरेंद्र सिंह। नमस्कार, मेरा नाम है धीरेंद्र चौधरी और आज हम उनसे रूबरू कराते हैं। और सबसे पहले शुरुआत यहीं से, चौधरी साहब, स्वास्थ्य कैसा है? ठीक है। इस उम्र में मैं जब दूसरों को भी देखता हूँ, मेरे साथी हैं, मेरे क्लास फेलो हैं, सहयोगी हैं, राजनीति में भी बहुत से, तो मुझे इस बात की तसल्ली होती है कि स्वास्थ्य के हिसाब से मैं ठीक हूँ। और दिनचर्या क्या रहती है आजकल आपकी? दिनचर्या में सही मायनों में पूछो तो राजनीति ही है, ना राजनीति से पीछे ना राजनीति से आगे कोई दूसरी बात। और कोशिश ये करता हूँ कि, और ये मेरे स्वभाव का हिस्सा है कि मेरा इंटरेक्शन साधारण आदमी से होता रहे। साधारण आदमी का मतलब ये नहीं है कि उसको कुछ राजनीतिक ज्ञान ही ना हो, लेकिन कम से कम समस्याओं के प्रति जो लोग जागरूक हैं उनसे बात करके मुझे तसल्ली होती है कि हम समाज को कहाँ खड़ा देखते हैं आज और कैसे आगे जाना चाहिए। ये है। 52 साल का अरसा कम नहीं होता, और वो भी सक्रिय राजनीति का, कि आपने चुनाव भी लड़े हैं। कई दिक्कतें आई हैं आपकी जिंदगी में, खासतौर से 91 की हम बात करें, क्योंकि जब पीक पे थी कांग्रेस पार्टी, राजीव गांधी जी का निधन हो गया, उस टाइम पे मुख्यमंत्री की कुर्सी आते आते चली गई। क्या ये टीस? नहीं, ये ठीक है। राजीव जी, मैं तो देखो राजनीतिक तौर पे मेरा जो भी जीवन है राजनीति का, उसमें 2 ही महापुरुषों को ये मानता हूँ कि उनकी वजह से मैं राजनीति में हूँ, और जो भी जिन पदों का आपने जिक्र किया वो भी उनकी वजह से ही है। एक तो मेरे नाना दीनबंधु छोटूराम जी, जिसकी वजह से मेरी पहचान बनी राजनीति में, और फिर राजनीति में मुझे जिनका विश्वास प्राप्त हुआ या जिन्होंने मेरा विश्वास प्राप्त किया, वो राजीव गांधी जी थे। और मैं ये कहूँ कि बहुत अथक विश्वास वो मेरे अंदर रखते थे। और मैं अगर आपको ये एक किस्सा है कि उनके साथ जो सिक्योरिटी के एक दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर होते थे, गुप्ता, वो भी उनके साथ जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उसमें वो भी नहीं रहे। तो वो एक हफ्ता पहले मेरे को कह रहे थे कि चौधरी जी आप मेरे को जानते नहीं, मैं दिल्ली में पुलिस इंस्पेक्टर हूँ और इनकी सिक्योरिटी में। मैंने कहा हाँ आपको देखा है, और कहता कैथल में मेरी रिश्तेदारी है। तो हमारा साहब ये बोलते हैं कि अगर बीरेंद्र सिंह जैसे 10-15 लोग मेरे साथ राजनीति में जुड़ जाए तो मैं देश की राजनीति को
ऐसे चला सकता हूँ जिसको चलाने की ज़रूरत है, और जिसको मैं इच्छा रखता हूँ कि ऐसी राजनीति होनी चाहिए हमारे देश की। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि उनका विश्वास इतना था मेरे में। नहीं, विश्वास था, और निश्चित तौर पर ये बातें उस वक्त भी सामने आ रही थी कि अगर कांग्रेस की सरकार आती तो शायद वीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री होते, लेकिन दुर्भाग्यवश राजीव गांधी नहीं रहे। मेरा सवाल ये है कि इतना विश्वास अगाध, आपको पार्टी ने सब कुछ दिया, क्या हो गया था अचानक कि बीजेपी में जाना पड़ गया? 2013 में कैबिनेट एक्सपेंशन कर रहे थे प्रधानमंत्री जी सरदार मनमोहन सिंह जी, और उन्होंने फ़ोन करके मुझे कहा कि 3 दिन बाद शपथ ग्रहण समारोह है, आप दिल्ली मत छोड़ना, हम आपको मंत्रिमंडल में ले रहे हैं। और उससे अगले दिन जो कैबिनेट सेक्रेटरी भारत सरकार के हैं, वो ये प्रथा है ये कि कैबिनेट सेक्रेटरी एक लेटर भेजते हैं राष्ट्रपति महोदय को जी। कि प्रधानमंत्री जी ने इन लोगों को किसी को कैबिनेट मिनिस्टर या स्टेट मिनिस्टर उनको मंत्रिमंडल में शामिल करने का निर्णय लिया है, और मैं वो निर्णय आपको भेज रहा हूँ। तो वो लेटर भी मुझे मिला। उसके बाद राष्ट्रपति भवन से पासेस भी आए फंक्शन के लिए। 5 बजे का शपथ ग्रहण समारोह था। 11:30 बजे मुझे अहमद पटेल जी का फ़ोन आया कि भाई थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, आप संभव नहीं होएगा। तो हज़ारों आदमी मेरे मकान पे आए हुए सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि टेलीविज़न पे अखबारों में सब में आ गया था। तो उससे मुझे बहुत, मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे, वैसे मैं पॉलिटिकल हार जीत को बड़ा नहीं मानता, लेकिन उस दिन मुझे अपने आप में ये लगा कि कहीं ना कहीं मेरे सम्मान को ठेस लगी है। और मैंने उसी दिन निर्णय कर लिया कि मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी को ये सारी बातें कह के, और उनसे मैं कहूँगा कि मुझे कारण तो मुझे पता थे, लेकिन फिर मैंने कहा भाई पॉलिटिकल सिस्टम में कारण वारण कुछ नहीं होते। ठीक है, उनका 5 घंटे पहले का निर्णय ये हो गया। तो मैं पार्टी छोड़ने की कभी इच्छा नहीं थी, कभी सोचा नहीं था कि हम कांग्रेस छोड़ के कहीं जाएंगे। बल्कि जब मैंने मन में ये बात आई कि मुझे भारतीय जनता पार्टी में जाना है, तो मैं पहले श्रीमती सोनिया गांधी के पास गया, और उन्होंने मेरे को कहा कि तुम 3 दिन रुको, मैं कहीं बाहर हूँ, बाहर से आऊँगी, तब बैठ के बात करेंगे। और मैं उनसे मिल के सारी बात बोल के, अब बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं नहीं, मेरा बस इसमें एक सप्लीमेंट्री सवाल है, क्या कोई इतनी बड़ी ताकत भी थी कि सरदार मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के फैसले को भी सुपरसीड कर? ताकतों का तो क्या पता लगता है अब, और ताकत किसमें किस समय प्रजातंत्र में किसकी ताकत कम हो जाए, किसकी ज्यादा हो जाए, लेकिन कारण तो बड़ा ही रहा होगा ना। शायद इतिहास में ऐसी पहली घटना है जबकि मंत्रिमंडल का सब कुछ विस्तार का और चिट्ठियां आ गई। मेरे को तो आप जैसे प्रेस के साथियों ने भी कहा कि वो हमारे को अगर आप लेटर दे दें तो हमारी बहुत बड़ी खोज होगी और बहुत बड़ा पत्रकारिता होगी। तो मैंने कहा नहीं, ये मेरा स्वभाव का हिस्सा नहीं है, और ये चरित्र में भी ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैंने किसी को वो पत्र नहीं दिया, लेकिन ऐसा हुआ मेरे साथ, और उसके अनेक कारण हो सकते हैं। और फिर आपने ये भी सवाल कर दिया कि फिर आप वापस क्यों आए, और आपने ये भी कहा कि घर वापसी। मैंने जब कांग्रेस में आने का निर्णय लिया तो मैंने घर वापसी नहीं बोला। घर वापसी तो थी क्योंकि मैं कांग्रेस में था, लेकिन मेरी सोच का हिस्सा ये था कि मैं विचारधारा के रूप में बीजेपी में नहीं रह सकता। लेकिन बीजेपी ने आपके मान सम्मान में तो कोई कसर नहीं छोड़ी जी, आपको राज्यसभा में भेजा।
पहले से थे आप, 2 बार भेजा, 2 बार मंत्री बनाया आपको। तो आप मान सम्मान बीजेपी ने दिया, कोई मुफ्त में तो नहीं दिया। बीजेपी वो पार्टी थी हरियाणा में जो 2 सीट 4 सीट 6 सीट से ज्यादा कभी सीटें नहीं आती थी। हमने जब बीजेपी के अंदर हम गए तो मेरे को खुद कहा, अमित शाह जी उस वक्त अध्यक्ष थे बीजेपी के, हाँ, कहा कि आपकी कोई मांग। मैंने कहा नहीं, कोई मांग नहीं है, ये मर्यादित राजनीति करता हूँ मैं, मांग से नहीं। अगर मेरे में कुछ आपको लगे तो कुछ देना, नहीं लगे तो मत देना। ये कह के मैं गया था। और बीजेपी को तीसरी बार जो सत्ता में थी उसमें पहला जो इलेक्शन था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। और इसलिए महत्वपूर्ण था कि वीरेंद्र सिंह जैसे कांग्रेस के, मैं 3 बार कांग्रेस का अध्यक्ष रहा हूँ जी, और राव इंद्रजीत, अनेक ऐसे साथी जो कांग्रेस को कभी छोड़ना नहीं चाहते थे। घटनाक्रम ऐसा बना कि छोड़नी पड़ी, और जो जो छोड़ते गए बीजेपी का स्वरूप बनता गया। तो इसलिए स्वरूप बनाने में अगर हम योगदान कर सकते हैं तो जो दिया है वो कोई खैरात नहीं है। नहीं आप मतलब बहुत सारे नेता, चाहे इंद्रजीत की बात कर रहे हैं, आपकी है, या फिर धर्मवीर जी की बात है, आजकल तो किरण चौधरी जी भी चली गई। ऐसा क्या है हरियाणा में कि सब छोड़ के जा रहे हैं? बात यह है कि हरियाणा में पिछले 10-11 साल से तो कांग्रेस का संगठन ही नहीं है, और जब संगठन नहीं होता तो पार्टी, अब आप देखिए ये चुनाव हुआ विधानसभा का, यानी आपकी प्रेस भी, देश के जो साइफोलॉजिस्ट हैं वो भी, पत्रकार सारे, और सारे बुद्धिजीवी, और तो और बीजेपी भी ये कहती थी कि हम चुनाव नहीं जीत सकते। बिल्कुल कहती थी। और चुनाव जीती बीजेपी। तो क्यों जीती? कोई ना कोई बड़े कारण रहे हैं। और सबसे बड़ा कारण मैं आज भी ये मानता हूँ कि जिस पार्टी का, क्योंकि मैं पार्टी में संगठन में रहा हूँ हमेशा, कांग्रेस में मैं तीन राज्यों का महामंत्री रहा हूँ, और जो पद एक संगठन में होते हैं मेरे को सब मिले, सोनिया जी के समय में भी मिले और राजीव जी के समय भी। तो मुझे पता है कि संगठन कितना, लेकिन हरियाणा में तो संगठन था ही नहीं। और ये सबसे बड़ी कमजोरी थी कांग्रेस की कि सब कुछ होते हुए लुटा दिया सब कुछ। तो लुटाने का मतलब यही था कि संगठन नहीं था तो लुटना ही था। संगठन तो अब भी नहीं है। अब भी नहीं फिर है। हाईकमान इतना कमजोर क्यों हो रहा? क्योंकि ये तो ऐसा हो गया कि ये कोई क्षेत्रीय पार्टी है हरियाणा के अंदर, कांग्रेस, जिसकी कोई किसी पे कोई लगाम नहीं है। नहीं, हरियाणा में आप एक बात मान के चलो, कांग्रेस आज भी बहुत मजबूत है, लेकिन कांग्रेस, फिर वही बात कि कांग्रेस लोगों की पार्टी है, इससे मूवमेंट, ये कार्डर बेस्ड पार्टी नहीं है, यहाँ किसी की ठेकेदारी नहीं है। लेकिन संगठन में अगर लोग हैं तो संगठन एक मजबूत होता है, और उसको धोखा देने के लिए, उसको छोड़ने के लिए, उससे गद्दारी करने के लिए संगठन का बहुत छोटा कोई अंश हो तो हो, वरना संगठन में रह के लोग अपनी मान्यताओं के मुताबिक निभाते हैं, संगठन के प्रति उनका एक साथ देने का। यहाँ उल्टा हुआ, यहाँ संगठन था नहीं, 2,500 आदमियों ने मेरा यही सवाल है कि इतने आदमी, पहले भी एक कोई आप लोगों ने क्राइटेरिया बना रखा होगा कि भी कैसे पैनल बनाते थे, आप पहले उनको लाते हो पार्टी में, टिकट का उनको वायदा करते हो, फिर वो कहाँ जाएंगे? टिकट तो एक को ही मिलेगी। नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ आपको कि जो आपका सवाल यही है कि हुआ क्या, हुआ यही जो मैं बता रहा हूँ। और आपने भी जिस तरीके की बात, 2,500 लोग अगर आवेदन देंगे कि मेरे को चुनाव लड़ना है विधानसभा का इस चुनाव क्षेत्र से, तो वो जो संख्या है वो इस बात की तरफ इशारा करती है कि जो इतनी बड़ी संख्या है ये टिकट लेने के लिए हैं। अगर इनको कांग्रेस अपना कैंडिडेट
अपना प्रत्याशी नहीं बनाती तो इनका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं। या तो वो पार्टी छोड़ के विरोध करेंगे या रेबल खड़े होंगे, और वही हुआ और उसी के परिणाम भुगते। और दूसरी तरफ बीजेपी ने इसका लाभ उठाया। बीजेपी ने लाभ इसलिए उठाया कि परिस्थिति ऐसी बना दी कि जो बीजेपी सोचती थी कि मैं जातीय आधार पे हरियाणा की राजनीति को अपनी तरफ कैसे जोड़ूं, उसमें वो सफल हो गए। लेकिन इस बार तो बीजेपी को खुद ही उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी खुद नहीं सरकार थी, बन रही। लेकिन मैं वही कह रहा ना कि एक तरफ तो कांग्रेस की ये सोच जिससे कि नुकसान हुआ, और दूसरी तरफ ये कि जो हम कर रहे हैं, मतलब बीजेपी जो कर रही है कि बांट रही है समाज को जात पात के नाम से, उसको बल मिल गया। बल इसलिए मिल गया कि परिस्थिति ऐसी बन गई कि कांग्रेस ने खुद ही मानना शुरू कर दिया, कांग्रेस के नेताओं ने, कि हम तो जीते पड़े हैं। कोई 70 सीट क्लेम करे, कोई कहे शायद ही बीजेपी को 5-7 सीट मिले ना मिले। तो ये हालात पैदा करने का सबसे बड़ा कारण ये था कि कांग्रेस पार्टी का संगठन ना होना कांग्रेस की कमजोरी थी, और संगठन ना होने की वजह से किसी एक व्यक्ति विशेष को आप सब कुछ मान के चल दोगे तो उसके परिणाम आशा के अनुरूप कभी नहीं होते। क्योंकि व्यक्ति विशेष जो है वो उसके जहन में, उसके मस्तिष्क में कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप की टेंडेंसी होती है। या आई एम ऑल इन ऑल, व्हाटएवर आई डू दैट इज फाइनल। तो ये सिचुएशन पैदा हुई, और इस सिचुएशन को पैदा होने में समाज भी बंट गया, वरना समाज नहीं इतना बंट नहीं सकता था। और फिर जैसे समाज बटा, उसका नुकसान कांग्रेस को हुआ और फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ। आज भी मैं ये मानता हूँ, और मेरी ये मान्यता पहले भी थी, कि हमारा समाज कभी जातीय आधार पर बंट के वोट नहीं देगा। लेकिन एक बात मैं आज भी मानता हूँ कि ठीक रही हमारे समाज में। एक बात की कमजोरी रही, कमजोरी ये रही कि वोट तो समाज ने बंट के दे दिया जातीय आधार पर, लेकिन हमारा सामाजिक ढांचा अभी तक, गांव में जाओ आप और शहर में जाओ, आपको वो द्वेष या वो ईर्ष्या जो बटे हुए समाज में है वो नहीं लगती। हाँ, समाज आज एक दूसरे से काम चल रहे हैं आज अभी भी भी। समाज एक है। ये है। एक 2019 में आपके हल्के की बात करूंगा, दुष्यंत चौटाला को 92,000 से ज्यादा वोट मिले थे, और अब वो घट के 8,000 भी नहीं रहे, फिर भी आप लोग नहीं जीत पाए, सिर्फ 32 वोटों से हार। ये इसमें कहाँ गई वोट? मैंने बता दिया ना, वहां जो भी टिकट मांगने वाले थे कांग्रेस की। देखिए आप एक और भी देखें, यानी आपने सिर्फ उचाना की बात करी है इसलिए मैं बता रहा हूँ। उचाना में कांग्रेस वीरेंद्र सिंह था, और वीरेंद्र सिंह नहीं था जब कांग्रेस में, तो वहां कांग्रेस थी ही नहीं। और जब कांग्रेस वहां थी नहीं तो बहुत से आदमियों की आशाएं जगी कि अब वीरेंद्र सिंह तो है नहीं, अब तो हम ही होंगे। और बहुत से लोगों ने उस तरीके से कांग्रेस में अपने पांव जमाने शुरू किए। उनको ये इल्म था नहीं कि वीरेंद्र सिंह आ जाएंगे कांग्रेस में और उनके बेटे चुनाव लड़ेंगे। तो हालात ऐसे बने कि उन लोगों ने 5-6 साल, 8 साल, 10 साल यही इंप्रेशन दिया कि वीरेंद्र सिंह की कांग्रेस नहीं है, अब कांग्रेस हमारी है। लेकिन कांग्रेस ने निर्णय ये लिया कि ब्रिजेंद्र सिंह जो एक्स एमपी हैं उनको अपना कैंडिडेट बनाया। और जहाँ जो आपने कहा ना ऐसा क्या हुआ, कई बार पता नहीं किसके गणित फेल हो। मैं 5 चुनाव मैं जीता हूँ, 1 चुनाव मेरी धर्मपत्नी जीती है, 6 चुनाव जीते हम 9 में से। और जब मैं हारता था तब भी गणित था मेरा कि मैं इतने से हारूंगा या इतने से जीतूंगा। अब की बार गणित मेरा भी फेल हुआ। क्यों? क्योंकि लोगों का रुझान तो वही था, कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, लेकिन समाज बंट गया।
जैसे मैंने कहा वोट के लिए बट गया। अब मेरा राजनीतिक जीवन इतना लंबा हो, उसमें मैं ये नहीं मानता था कि मेरा जो वोटर है वो समाज का कोई भी अंग हो, चाहे वो ओबीसी का था, चाहे वो ब्राह्मण था, चाहे वो शेड्यूल कास्ट के हमारे भाई थे। मैं नहीं समझता था कि ये, हाँ ये मानता था ये खिलाफ वाले हैं, ये हक वाले हैं, लेकिन वो बटा। और उसके साथ साथ सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस का संगठन ना होना। कांग्रेस एक ही आदमी की लय पे चलने वाली पार्टी बन गई थी, और इसलिए वो लोग खड़े रहे जिनको हम रेबल मानते हैं, और उनको हर तरीके से पैसा दिया गया। और कांग्रेस के बड़े नेता ने माना है अभी 15 दिन पहले कि मैं नाम नहीं, उन्होंने ये कहा कि मैं नाम नहीं लेता, लेकिन मैं ये बताता हूँ, एक विधानसभा क्षेत्र में मैंने जो रेबल कैंडिडेट था कांग्रेस का, उसको कहा कि आप चुनाव से हट जाएं, बैठ जाएं कांग्रेस के पक्ष में। उसने कहा जी कल बैठ जाता हूं मैं। रातों रात पैसा आया उसके पास। यानी वो कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं कि पैसा दिया बीजेपी ने, जब यानी ये स्थिति नहीं है। खैर पैसे का रोल होता है, मैं ये भी मानता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं संगठन होता तो लड़ने की क्षमता नहीं होती, और संगठन होता तो संगठन के लोग कांग्रेस की तरफ खड़े होते। तो इस तरह से मेरा गणित भी फेल हुआ है। संगठन की बात है, संगठन अगर होता तो उस जिस एक आदमी का जिक्र कर रहे हैं उस एक आदमी को भी तो फायदा होता। हाँ होता, अगर वो चुनाव लड़ता कांग्रेस की टिकट पे तो उसको भी फायदा था, और हम लड़े तो हमारे को तो बहुत बहुत बड़ा फायदा होता। मैं क्यों कह रहा हूँ, ये जो जातीय आधार पे वोट बटे हैं, हरियाणा में 2 चुनावी क्षेत्र ऐसे हैं। आप तो मेरे चुनाव क्षेत्र पे आपने निगाह लगा के पूछा ना, बारड़ा और उचाना। बारड़ा में 54% से ज्यादा जाट है, और उचाना में 52% के करीब जाट है। लोग ये कहते थे कि हाँ, और जो समाज का बंटवारे के हिसाब से कि हाँ तो कुछ हो ही नहीं सकता कि कोई कांग्रेस को हरा दे। दोनों जगह कांग्रेस हारी है। क्यों हारी है? कांग्रेस की अपनी कमजोरी की वजह से ये है। अच्छा, एक मेरा सवाल छूट गया था। आपने रिजाइन किया मंत्री पद से, मांगा गया था या अपनी मर्जी से? नहीं, मैंने अपनी मर्जी से। मैंने ये एक प्रधानमंत्री जी को चुनाव से 2 महीने पहले, 2019 का जो लोकसभा का चुनाव था, 2 महीने पहले उनको एक पत्र लिखा था, और उस पत्र में मैंने ये लिखा था कि मेरा बेटा जो एक बहुत ही वरिष्ठ IAS ऑफिसर है, मैं ये चाहता हूं कि वो राजनीति में प्रवेश करें। और आपकी भी भाजपा की मान्यता ये है कि परिवारवाद के आप खिलाफ हैं। अब हैं या नहीं वो तो आपको भी पता, हमारे को पता, ये तो सब बातें हैं। परिवारवाद के खिलाफ हैं, और इसलिए मैंने ये निर्णय लिया कि अगर आप उसको चुनावी मैदान में उतारेंगे तो मेरे 3 साल तो राज्यसभा में बचे हुए हैं, और मैं आपके मंत्रिमंडल में कैबिनेट मिनिस्टर हूँ, मैं दोनों से इस्तीफा दे दूंगा। मेरे पास कोई उसका जवाब तो नहीं आया, लेकिन चुनाव का जब प्रक्रिया शुरू हुई तो 2 दिन बाकी थे, आखिरी वक्त था आपका नॉमिनेशन दाखिल करने का। तब मेरे को खबर आई कि हम आपके बेटे को चुनाव में उतार रहे हैं और उसको हिसार से टिकट देंगे। पहले ये आया था कि 3 चुनाव क्षेत्र हैं, आपको ही बता दो, खबर भी है ये सोनीपत, रोहतक और हिसार। अभी हमने ये निर्णय नहीं लिया कि कौन से उतारेंगे। अगले दिन ये निर्णय उन्होंने कन्वे किया कि हिसार से लड़ेगा। अच्छा। तो मैंने तो 2 महीने पहले ही चिट्ठी लिख दी थी, और चुनाव खत्म होने के बाद
जो नई कैबिनेट बनी उसका तो फिर मैं हिस्सा हो ही नहीं सकता था, क्योंकि मैंने तो फैसला कर लिया था और बेटा चुनाव जीत गया था। और फिर मैंने इस्तीफा, जैसे मैंने कहा, और जैसे आप कह रहे हैं ना, राजनीति इस दौर से गुजर रही है। बहुत से लोगों ने, मेरे साथियों ने भी, जो किसी न किसी रूप में, कोई लोकसभा के भी सदस्य थे, कोई राज्यसभा के भी थे, कोई राजनीतिक साथी थे मेरे, कहने लगे यार छोड़ना, ये तो बातें होती हैं, कौन पूछता, क्यों इस्तीफा देता है। मैंने कहा नहीं, मैं वो राजनीति नहीं करता जो कन्वीनियंस की हो। मैंने कहा मैंने जो वायदा किया वो मैंने इस्तीफा भेज दिया। और वेंकैया नायडू जी हमारे चेयरमैन थे, जिनको इस्तीफा मंजूर करना था, उन्होंने मुझे बुला के कहा कि अभी 2-3 महीने हम आपको रखेंगे। क्यों रखेंगे वो आपको भी पता था कि चुनाव 2-3 महीने में तो एकदम तो होता नहीं, और राज्यसभा में चुनावी गणित में बीजेपी का इतना वो पकड़ नहीं थी, माइनॉरिटी में थे। तो उन्होंने सोचा कभी ये एक सीट और कम होगी, तो 3 महीने और मुझे, मैंने नवंबर में इस्तीफा दिया था, 20 जनवरी को मेरा इस्तीफा मंजूर हुआ। ये है वो जो आपने विकल्प बताया कि सोनीपत और रोहतक का भी विकल्प था। हाँ। रोहतक का विकल्प होता था, क्या आप लोग थे तैयार? हाँ, और मैं तो ये कहता हूँ कि रोहतक से अच्छा मेरे लिए विकल्प था ही नहीं। क्यों? वो इसलिए था कि जो आप कह रहे ना, अभी आपने मेरे से बात करते कि आपने रोहतक से क्यों नहीं इलेक्शन लड़ा, यानी मेरी जो जन्मस्थली है और मेरी कार्यस्थली है और मेरा जहाँ मेरी शिक्षा हुई है, ये तीनों चीजें रोहतक से हैं, ताल्लुक रखती। मैं पैदा भी रोहतक में हुआ हूँ जी, मेरी पढ़ाई भी रोहतक में हुई है और मैं रहा भी रोहतक में हूँ। लेकिन वो मैंने कारण ऐसे थे कि समय एकदम ऐसा नहीं था जिस तरीके से हमने सोचा था। तो और अब भी बता दूं मैं आपको कि जो आपके मन में ये है ना कि आप तो अभी भी राजनीति करने की सोचते होगे, तो जिस दिन मैं सोचूंगा ना तो रोहतक से सोचूंगा। अच्छा जी। हाँ। लेकिन आपका सॉफ्ट कॉर्नर तो है हुड्डा साहब को लेके। हुड्डा साहब को लेके सॉफ्ट कॉर्नर तो है आपका। हुड्डा साहब को क्या सॉफ्ट कॉर्नर है आपका हुड्डा साहब को लेके? मेरे तो सॉफ्ट कॉर्नर, मैं आपको अगर सही मानो ना, मैं आई एम नॉट ए दैट स्टीरियोटाइप पॉलिटिकल मैन। मैं तो अच्छी बात दूसरी पार्टी वाले को भी बोल देता हूँ, और हुड्डा का तो मैं बोलते बोलते थक गया कि भाई ये कांग्रेस तेरे हाथ में है, अब तो नहीं है, जब थी और मैं बीजेपी में होता था, लेकिन हम रिश्तेदार भी हैं, दोस्त भी हैं, उसको बैठ के वो समझाता था कि इस कांग्रेस की जीत होगी तो तुम करवाओगे, हार होगी तो तुम करवाओगे। एक बार नहीं, पता नहीं कितनी बार मैंने कहा। तो मैं संकुचित विचारधारा से नहीं, और यही बात मैं हमारे कांग्रेस के दूसरे नेताओं को भी, मैं कोई इस बात में छुपा के नहीं कहता। शैलजा को भी मैं हमेशा, वो 3 साल अध्यक्ष रही कांग्रेस की, उनको भी मैं कहता था। ये जब नहीं कहा आपने, जब चुनाव चल रहे थे, शैलजा जी गायब थी, हुड्डा साहब ने मनाने की कोशिश नहीं की, बहुत सारे ऐसे लोग थे आपकी पार्टी के बागी कि आपकी पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ ही खड़े थे, अगर उनको बैठाया जाता तो बैठ जाते, लेकिन ये प्रयास आपकी पार्टी की तरफ से नहीं हुए, आम लोगों में चर्चा है। मैं प्रयास किया। देखो, आप एक बात और समझो, कहीं ना कहीं मुझे कुछ सोचना पड़ता है। जो आदमी 10 साल कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में रहा हो, तो मैं इतनी शिक्षा दूंगा तो वो ये सोचेंगे कि ये पता नहीं है हमारे को ठीक बोल रहा है या गलत बोल रहा है। इसलिए मैं जो भी बोलता था, मैं नाप तोल के बोलता था, ताकि मेरी कही हुई बात को गलत धारणा से ना वो सोचें। और मैं आज आपसे बोलता हूँ कि मैं 6 महीने में, मैं कुछ नहीं बनना चाहता, 6 महीने में सिर्फ ये कि कांग्रेस को
उठा दो। कांग्रेस सबसे बड़ी और सबसे वाइब्रेंट पार्टी होगी हरियाणा की। सारे देश के चुनावी क्षेत्रों में आप देख लो, यूपी भी है, मध्य प्रदेश भी है, राजस्थान भी है, जहाँ 2 पार्टी सिस्टम आज भी प्रिवेल करता है कहने को, और है भी, वहाँ कांग्रेस आज भी खड़ी है। और आज कांग्रेस हरियाणा में चुनाव हारने के बाद भी कांग्रेस बहुत मजबूत पार्टी है। लेकिन चुनाव हारने के बाद भी पार्टी के कई बड़े नेता आपस में आंखें तक नहीं मिलाते। नहीं, ये चीजें तो एक वर्कर को तो परेशान करती है नहीं, कि किसके पास जाए। आप ये, मैं वही तो कह रहा हूं मैं, कि वर्कर ये सोचने लगा कि अब तो एक ही जगह जाओ। हाँ, और इसीलिए कांग्रेस कमजोर हुई है। एक आदमी कभी पार्टी में अकेला, मैंने अभी आपको बताया कि मानसिक रूप से कहीं ना कहीं हर व्यक्ति में डिक्टेटरशिप का अंश होता है और उसका नुकसान होता है। प्रजातंत्र में डिक्टेटरशिप नहीं चल सकती और इसलिए उसका नुकसान हुआ। और इसीलिए जैसे आप कह रहे कि वही जाता है, कांग्रेस लोगों की पार्टी हो और लोगों की पार्टी बनेगी, आप देखना। और कांग्रेस सबकी पार्टी, जो आज कांग्रेस से नाराज होकर भी उधर गया है ना, उनको भी ये पता है, और जिनकी तरफ गया है उनको भी पता है कि जिस दिन ठीक रूपरेखा हो जाएगी उस दिन लोग आप कांग्रेस से जुड़ेंगे। बड़ा स्पष्ट बोलते हो। एक बात और है कि अभी जो आपने पार्टी छोड़ी, भारतीय जनता पार्टी, उससे पहले जो आपकी गतिविधियां थी ऐसी थी जैसे आप जानबूझ के ये सब कर रहे हैं। कभी किसान आंदोलन के अंदर किसानों की आवाज उठानी शुरू कर देते थे, बैठ के पंचायतों को भी, किसान संगठनों को भी आप शिक्षा देते थे कि ऐसे आंदोलन करो, वैसे करो। ये तो ऐसा लग रहा था जैसे आप खुद ही पार्टी को निकलना चाह रहे, या ये चाह रहे कि वो निकाल दें आपको। नहीं, अब मेरे को आप बताओ, आपने जो अपनी बैकग्राउंड बताई है, क्या आप ये मानोगे कि हमारी बैकग्राउंड का, हमारी बहन का या हमारी बुआ का लड़का छोटू राम जी की वारिस तो बन जाए, लेकिन उनकी जो लड़ाई है उसको बीच में छोड़ दे? ये तो नहीं हो सकता। मैंने तो खुल के बोला है। और जो आप करें, मैंने ये कहा कि अगर इस देश में कोई ऐसा राजनीतिक दल है जो किसान हितैषी बात करने वाले को इनडिसिप्लिन, अनुशासनहीनता कहे, तो मेरे को निकालो। और आज भी मैं ये कहता हूं कि कल परिस्थिति दूसरी बनती है तब भी मैं किसान के साथ खड़ा हूं। और सिर्फ किसान की बात नहीं, मैं तो कैबिनेट मिनिस्टर होते हुए मैं जाट आरक्षण के पक्ष में भी था और खुल के बयान भी देता था। ये अनुशासनहीनता नहीं है। अनुशासनहीनता महल पानी तो नहीं बना रहे हैं, ये तो कोई देखता नहीं। ये वीरेंद्र सिंह है जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी के दफ्तर तक ये कहा गया कि एक हमारा मंत्री है जिसकी कापी में कोई एंट्री नहीं है। तो मेरे लिए तो सबसे बड़ी दौलत वो है। और अगर वैचारिक रूप से आप किसान का साथ छोड़ दोगे तो फिर यू हैव नो राइट टू बी कॉल्ड दी हैविंग लीगेसी ऑफ सर छोटू राम। यू डोंट हैव दी राइट। मैं तो इस बात को आज भी बोलने को तैयार हूँ। और मैं ये भी आपको कहूँ कि किसान की जो लड़ाई है, इसमें जो इतनी बड़ी जीत हुई है, इस जीत का कारण भी ये था कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो किसान था उसके मन में एमएसपी, ये दूसरी चीज़ें तो अलग थी, एक भावना थी। और वो भावना इसलिए थी कि वो जो 3 कानून थे उनमें कहीं ना कहीं ये पेश थे, ऐसे सोचते थे कि अगर ये तीनों कानून लागू हो गए तो हो सकता है तुम जमीन के मालिकाना आगे खो बैठो, तो तुम जमीन के मालिक ही ना रहो। ये था कि वो जमा। और मैंने उस दिशा में भी प्रयास किए। मेरे पास किसान एसकेएम, जो ये क्या एसकेएम बोलते हैं ना, संयुक्त किसान मोर्चा, उसके लोग भी आते थे मेरे को मिलने, कभी 2, कभी 3, कभी 5। कहते थे भाई 9 महीने हो गए, अब तो बात करने भी छोड़ गए। कुछ मैंने कोशिश भी की। मैंने
जो कृषि मंत्री थे उनसे 3 बार मीटिंग की, उनकी मीटिंग भी करने के लिए कहा। और ये भी कहा कि कम से कम आप कोई तो बात, कम से कम संवाद तो शुरू करो। इस सरकार ने संवाद करने से इनकार कर दिया। मेरे को ये कहा कि हाँ संवाद कर लेंगे लेकिन बैकडोर से करेंगे। मैं ये भी मान गया था, मैंने कहा कम से कम बैकडोर से भी संवाद होगा तो किसी न किसी नतीजे पे पहुंचेंगे, और नतीजे पे पहुंचेंगे तो किसान मानेगा कि हमने अपनी लड़ाई लड़ी है, हमारे को कुछ मिला। लेकिन सरकार नहीं चाहती थी। तो सब एक तो सवाल, नहीं, इसलिए आप कहना आपने क्यों छोड़ दी, ये विचारधारा की बात थी, ना कि मेरे को बहुत कुछ दिया। मेरे को बहुत कुछ तो देने का मतलब ये है कि वो बेकार में तो किसी को नहीं देते, उन्होंने कुछ मेरे से हासिल किया होगा तभी तो दिया होगा। तो इसलिए, और उनको ये भी पता था कि इसको आप चुनावी राजनीति में इसको आप इस तरीके से नहीं रख सकते। अरे इनके यहाँ हर आदमी सोच भी नहीं सकता ये किस तरह की राजनीति करते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक मूवमेंट है। कांग्रेस पार्टी में विचारों की अभिव्यक्ति की बहुत बड़ी स्वतंत्रता है, जबकि यहां स्वतंत्रता का तो नाम ही नहीं है। और इसीलिए जब लोग खुद कहेंगे ना, अभी तैयारी है, मैं राजनीतिक पार्टियों से नहीं बोल रहा या राजनीतिक नेताओं के हिसाब से नहीं, इस देश का आम साधारण जो व्यक्ति है वो समझने लग गया कि राजनीति देश के हित में नहीं है जो भी हो रही है। तो शुरुआत हरियाणा से क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि देखो जिस तरह की आप बोल रहे हैं, कांग्रेस हाईकमान ठीक है, ठीक दिशा में चल रही है, लेकिन हरियाणा को लेके इतने मजबूर क्यों नजर आ रहे हैं? कौन? कांग्रेस पार्टी का हाईकमान। देखिए बात यह है कि समय तो बहुत हुआ, ये तो सही बात है, और अब परिस्थिति में परिवर्तन है। अब कांग्रेस 3 बार चुनाव हार चुकी असेंबली के और 2 बार चुनाव हार चुकी पार्लियामेंट के। तो अब फैसले लेगी, और जैसे मैंने कहा कि उनके वैचारिक रूप से कांग्रेस ने यह फैसला किया कि हम लोगों से पूछेंगे क्या है, और जो आप जिन बातों को बोल रहे हो लोग बताएंगे कि आप ऐसे कर लो, और जो लोग बताएंगे वैसे कर लें, कांग्रेस करेगी। और फिर मैं दोहरा रहा हूं कि कांग्रेस से लोग बड़ी संख्या में जुड़ेंगे और वैचारिक रूप से जुड़ेंगे, क्योंकि कौन आदमी आज यानी हरियाणा में कोई किसान का बेटा जो ये मान ले कि ये सरकार तुम्हारे पक्ष की है, जिस सरकार के इरादे ये हो कि कौन सा एहसान किया साहब कि हम आपको 6,000 रुपये साल देंगे। यानी मानसिकता को व्यापारिक रूप से देखना, और जिसको देने, जो ले रहा है उसको ये सोचना कि इसको इस चीज की जरूरत नहीं है। आज जरूरत यह है कि आर्थिक रूप से आप बड़े शब्दों में बोलते हो कि हम 5वीं से 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए दुनिया की। उस अर्थव्यवस्था में किसान को क्या दिया आपने? आपने कमेरे वर्ग को क्या दिया? लड़ाई है इस बात की, और 70% लोग इसी समाज से ताल्लुक रखते हैं, चाहे 52% लोग किसानी से जुड़े हों और चाहे 20% लोग कमेरे वर्ग के हों। जब ये इनके मन में विचार हैं, ये तो कहीं ना कहीं ये तो पिछली बार हो गया था 400 का आंकड़ा बोलने वाले लोग 240 पे आके खड़े हो गए थे। अब ये फूटेगा, आप देखना, और जिस दिन फूटा उस दिन राजनीतिक पार्टियां भी देखती रह जाएंगी, लोग उठेंगे।